हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि जेईई और नीट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस है। चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन अगर ये समझ में आया तो आगे के चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसका मतलब ये होगा कि इस चैप्टर में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी तो पढ़ा था, क्या था, मैटर है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बना है, जिसे हम मैटर एटम बोलते हैं। एटम आर इंडिविजिबल है कि नहीं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एक जैसे होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम एटम को खोल के देखने वाले हैं, ऐसा समझो। मतलब कि एटम के अंदर जाने वाले हैं कि एटम किस किस चीज़ से बना है, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है और किस तरह से उसकी अरेंजमेंट हुई है। देखो, एटम को देख नहीं सकते, बराबर, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, किसी से देख नहीं सकते। फिर भी हम कैसे ये समझेंगे कि एटम होता है और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो देखो, ये सब थ्रू एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये सब प्रूव होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कभी भी देखे नहीं गए, फिर भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी काउंट कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो याद रखो, ये चैप्टर पूरे का पूरा किस पे डिपेंडेबल है, एक्सपेरिमेंटल बेस पे डिपेंडेबल है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एटम, एटम वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक वर्ड है एटोमियो, एटोमियो, जिसका मीनिंग होता है अनडिविजिबल। इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, सॉरी, इन, और इसका मीनिंग होता है डिविजिबल, या तो अनकटेबल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो एटम का मीनिंग होता है, एटोमियो का मतलब ऐसा पार्ट, ऐसा स्मॉल पीस या तो ऐसा मटेरियल जिसको हम आगे फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, सिंपल है। ठीक है, चलो अब हम काम की चीज़ देखते हैं। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया, डाल्टन ने। तो पहले हमें ये तो जानना जरूरी है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या थी। वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ओके, थियरी क्या थी, याद करो। थियरी सिंपल थी, मैटर, मैटर इज द कंपोज्ड ऑफ, क्या थी, मैटर इज द कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल particles known as atom। ठीक है ना। देखो, मैटर इज द कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल नोन एज एटम। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का मेन पॉइंट था। अब आगे ये जो थियरी है वो कहाँ तक सक्सेसफुल रही, तो उसके एडवांटेज भी देखेंगे और फिर उसके लिमिटेशन के बारे में आएंगे। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऐसे बहुत सारे लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जो ये थियरी एक्सप्लेन, सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देती है। जैसे कि दिस थियरी कैन एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास या तो मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बराबर, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सब था। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये भी एक्सप्लेन कर देता है, मैटर कंपाउंड किसी भी तरह से बनाया जाए, उसके अंदर जो एलिमेंट रहते हैं वो उसका कंपोजिशन बाय मास फिक्स होता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रपोर्शन। तो इतनी सब थियरी वो एक्सप्लेन कर देता है, ये इसके एडवांटेज है। लेकिन हम आ गए उसके लिमिटेशन पे, क्योंकि लिमिटेशंस के बाद ही साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि एक्चुअली एटम है क्या। यहाँ तक सबको यही मालूम था कि एटम्स आर स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। उसके बाद जब लिमिटेशन मिली तब जाकर सबने सोचना शुरू किया क्या एटम के अंदर क्या होता है। तो लिमिटेशन है क्या? तो देखो लिमिटेशन बहुत सिंपल है। जब हम ग्लास रॉड या तो एबोनाइट के रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो क्या होता है, आपने देखा ही होगा। आपने ये एक्सपेरिमेंट लोअर स्टैंडर्ड में आपने देखा ही होगा क्या, ग्लास का रॉड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज बनता है और जो सिल्क होता है वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है कि मैटर को एक दूसरे के साथ घिसने से वो चार्ज एक्वायर्ड क्यों करता है, वो ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई मैटर एक्वायर्ड या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कि एक्चुअली आपको मालूम होगा कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रॉड के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सिल्क पे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो आज हमें मालूम है, लेकिन डाल्टन को वो मालूम नहीं था, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो लिखेंगे दिस थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन why matter acquired charged या acquired पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ऐसा लिख दो। ठीक है, तो ये तो सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि ये समझा नहीं सकता, और उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि एटम के अंदर भी कुछ होना चाहिए उसकी वजह से। तो अब जो बात करने वाले हैं वो है एटम के अंदर के पार्टिकल, जिसे हम बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो सपोज ये एटम है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर न्यूक्लियस के आसपास कौन रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो तीनों होते हैं उससे बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल फर्स्ट कौन सा है? डिस्कवरी के हिसाब से लिखे तो इलेक्ट्रॉन, बराबर, इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली ई, फिर प्रोटॉन्स जिसे हम P+ बोलेंगे, और फिर न्यूट्रॉन्स जिसे हम N बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसके लिए ऊपर माइनस, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कवरी ऑफ पहले इलेक्ट्रॉन देखेंगे, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के देखेंगे। मैंने फिर से पहले ही बता दिया था कि ये पार्टिकल कभी भी देखे नहीं जाते, तो हम कैसे मान ले? तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से ये प्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये तो देखे नहीं जाते तो फिर होगा कैसे, लेकिन है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। पहले आप कॉपी कर लो। ओके, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्रेडिट एक्चुअली जे थॉम्सन को जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के बारे में सब जे थॉम्सन ने ही डिस्कवर किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट का उसमें मतलब हार्डवर्क है, और उसके बाद जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसके क्रेडिट थॉम्सन को जाती है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया है, तो देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई,
तो नॉर्मली इसके डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फैराडे के 2 एक्सपेरिमेंट से हुई है। फैराडे, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, पहले तो ये देखेंगे एक्सपेरिमेंट क्या है, बाद में वो कैथोड रे ट्यूब के बारे में देखेंगे। तो फैराडे ने क्या देखा, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं, तो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर के उसमें एक एनोड फिर एक कैथोड और उसके साथ एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, मतलब क्या कि सॉल्यूशन में हम करंट पास करना है। ये बैटरी का पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ऑलवेज एनोड होता है, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा और ये कैथोड बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ, तो क्या मिलता है, होता क्या है, आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस से हमें प्रोडक्ट मिली, इलेक्ट्रोलिसिस से हमें प्रोडक्ट मिली एट इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड पे। अब ये क्यों होता है वो एक्चुअली फैराडे को मालूम नहीं था, फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्लियर हो गई है। देखो, तो हम क्या देखेंगे कि व्हेन electricity is passed through solution of electrolyte, then chemical reaction occur। देखो, वाटर ऐसे ही तो टूट नहीं जाता होगा, H हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ऐसे ही थोड़ी टूट जाता होगा। तब तो हम भी घर पे आराम से वाटर को उबाल के मतलब हीट करके बॉयल करके उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दूर कर सकते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज होती है, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल चेंज होगा तब जाके ये पॉसिबल है। इसीलिए तो लिखा कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन केमिकल रिएक्शन अकर्ड व्हिच resulted in the liberation of or in the liberation of product at electrode। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, when electricity is passed through the solution of electrolyte then chemical reaction occur, और उसी के रिजल्ट के हिसाब से, उसके रिजल्ट के हिसाब से प्रोडक्ट लिबरेट होगा। कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे और कैथोड पे। देखो, ऑक्सीजन कहाँ पे मिलता है, एनोड पे, ये आप 12th में आराम से पढ़ लोगे सब। कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट मिली। अब आगे क्या, उससे क्या पता चला उससे, तो फैराडे ने देखा कि जब करंट को लॉन्ग टाइम तक पास किया जाए, पहले 5 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए, फिर तो जो मैटर है जो प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट, उसका मास भी इंक्रीज हो रहा है। समझो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, इलेक्ट्रिसिटी को जितनी ज़्यादा पास की जाए उतना ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इससे तो यही पता चलता है, कि electricity is directly proportional to mass of product, है कि नहीं।
इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी मास में कन्वर्ट हो रही है, या तो मास ही इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा समझो। तो इलेक्ट्रिसिटी ही मास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जो बनी हुई है वो कोई ऐसे पार्टिकल से बनी हुई है, ऐसे मतलब ऐसे पार्टिकल से बनी हुई है जिसे मास हो, मतलब वो पार्टिकल नेचर में है। तो इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इज मेड अप, या तो इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रिसिटी हैव पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर में सब कुछ आ गया। पार्टिकल नेचर मतलब क्या, पार्टिकल मतलब क्या, विच हैज़ वॉल्यूम एंड मास। तो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है, पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रिसिटी है वो पार्टिकल नेचर, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है जिसे मास है और जिसे वॉल्यूम भी है। ठीक है, तो ये थियरी से हमें इतना पता चला। तो इतना तो मालूम हो गया कि कुछ तो है जो केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट, और वो है फैराडेज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसे हम नॉर्मली CRT एक्सपेरिमेंट भी बोलेंगे। चलो पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या है वो समझेंगे और उसके बाद उसका कंक्लूजन जो भी निकलेगा वो देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कैथोड ट्यूब चाहिए। कैथोड ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास ट्यूब ही है, सिंपल ग्लास ट्यूब है। देखो इस तरह से ये सिंपल ग्लास ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे एक होल है और होल से हम या तो उसमें गैस एंटर कर सकेंगे या तो गैस बाहर निकल, मतलब हमें तो यहाँ पे वैक्यूम चाहिए, वो देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, मेटल की एक प्लेट है, समझो मेटल की एक प्लेट है, इलेक्ट्रोड जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड परफोरेटेड है, मतलब इसमें छोटे छोटे होल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड कैसा है, होल से बना, होल वाला है, मतलब परफोरेटेड इलेक्ट्रोड है, जो भी मैटर का है। ठीक, इसके पीछे, ये इलेक्ट्रोड के पीछे एक स्क्रीन है, बराबर, वो स्क्रीन होती है जिंक सल्फाइड की, बराबर, ये स्क्रीन होती है जिंक सल्फाइड, फॉस्फोरेंट, या तो आप फ्लोरेसेंट भी बोल सकते हैं, फ्लोरेसेंट या तो फॉस्फोरेसेंट सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है। तो फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है, अब दोनों इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी से कनेक्ट करना है। तो अब सबसे बड़ी बात कि कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड, तो देखो अब बताओ। चलो मैंने क्या बताया आगे कि बैटरी का पॉजिटिव जिसके साथ अटैच है वही होता है एनोड, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये बन जाएगा आपका एनोड। ठीक है, जबकि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा और ये बन जाएगा कैथोड। अब अंदर क्या है, वैसे तो अंदर कुछ भी नहीं है, ये लिखा है देखो 2 वैक्यूम पंप, इसका मतलब
टू वैक्यूम, इसका मतलब ये है कि अंदर की जो एयर है, गैस है, उसको सक्शन पंप से हमने निकाल के वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो एक्चुअली 100% वैक्यूम तो कभी नहीं होता, तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर रह ही जाएगा, और वो प्रेशर बहुत कम है, 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ Hg, इतना ही है, बहुत कम होता है। देखो हम जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसका प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है, ये तो उससे 1000 से भी ज़्यादा कम है, ठीक है, 1 से भी कम है, ठीक है। तो है, गैस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम गैस है, समझो कि बहुत कम गैस है। ये मेटल इलेक्ट्रोड है, ये हमारा एनोड है, मेटल से बना हुआ है, और ये परफोरेटेड इलेक्ट्रोड है। अब देखो, अब एक्सपेरिमेंट पे आते हैं कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे क्या होगा। हम देखेंगे इस साइड से, यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे ये स्क्रीन पे, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं पे या कहीं कहीं पे लाइटिंग हो रही है। अब ये क्यों हुआ, तो वो अब हम समझेंगे क्यों यहाँ पे ये लाइट, ये मतलब लाइटनिंग हमें देखने को मिल रही है, बराबर। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, एक रे है, एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं कैथोड है, तो हम अब बात ही कर लेते हैं। देखो यहाँ से कैथोड रे निकलता है, यहाँ से कैथोड रे निकलता है, और वो ये परफोरेटेड इलेक्ट्रोड में से पास होके वो स्क्रीन के साथ ट्राई करेगा, और ये स्क्रीन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जब चार्ज पार्टिकल इसके साथ स्ट्राइक करता है, मतलब कोई एनर्जी वाला पार्टिकल इसके साथ स्ट्राइक करेगा, तो वहाँ पे मतलब ब्राइट स्पॉट बताएगा। तो ये यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिल रहा है हमें, उससे पता चल रहा है कुछ ना कुछ तो निकल रहा है जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। यही होता है कैथोड रे, या तो आप उसी को बोल सकते हैं कैथोड पार्टिकल, और कैथोड पार्टिकल, ठीक है। चलो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे, बराबर। तो कैसे कैसे वो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इतना तो पता चल गया कि कैथोड पार्टिकल्स कैथोड से निकल के कहाँ पे जाता है, एनोड पे, क्योंकि स्ट्राइक यहाँ पे हो रहा है ना, तो इतना तो समझ में आ रहा है, बराबर। ये जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की है, 10,000 वोल्ट, ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी है, 10,000 वोल्ट की, बराबर। अप्रोक्सीमेट इतना 10,000 वोल्ट जितना होता है। अब क्यों इतना लिया, क्यों हमने प्रेशर कम किया, वो भी हम देखेंगे। चलो अब बात करेंगे पहले तो क्यों कैथोड रे निकला, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो इतना वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है उसके हिसाब से, इतने वोल्टेज के हिसाब से ये जो प्लेट है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। बहुत ज़्यादा वोल्टेज है कि नहीं। अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, मेटल से। समझो कि ये मटेरियल है, मेटल का है। मेटल में क्या होता है, मेटल में मेटालिक आयन होते हैं, इस तरह से मेटालिक आयन अरेंज हुए होते हैं, और ये जो मेटालिक आयन है जिसे हम एटॉमिक कर्नल बोलेंगे, उसके बीच में, उसके सबके बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, तो वो होते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, या तो आप उसे फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। अब देखो ये मेटल के बाजू में आपने पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेट रख दी है, बहुत वोल्टेज वाली, मतलब क्या, इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो अट्रैक्ट होंगे, बाहर निकल आएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वोल्टेज उसको खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के, कैथोड से निकल के एनोड पे चले गए। तो पहले तो समझो कि ये कैथोड रे बना का कैसे और कहाँ से निकला, तो ये मटेरियल में से, ये मेटल में से,
ये मेटल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब और भी एक ऑप्शन है, देखो हमने बोला था कि प्रेशर बहुत कम लिया है, हमने बहुत कम लिया है, फिर भी कुछ ना कुछ एटम तो होंगे गैस के। तो अगर गैस का एटम है तो गैस के एटम में न्यूक्लियस होता है, बराबर, और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर गैस भी इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड में है तो फिर गैस में से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दो जगह से निकलते, एक तो मेटल में से और एक गैस में से। बात समझो। और इलेक्ट्रॉन ही तो होता है कैथोड रे। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि कैथोड रे बना किससे, इलेक्ट्रॉन से। कैसे निकला, तो मेटल में से और गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड उसे खींच लेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। देखो अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो, तो अब डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे क्या है। तो एक तो पहले से हमें पता चल गया कि कैथोड रे एक्चुअली कैथोड से निकल के एनोड जाता है, बराबर, इसलिए तो उसे कैथोड रे बोला है। तो लिखेंगे दे ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड विथ speed of 10⁷ मीटर पर सेकेंड टू 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट उसकी वेलोसिटी भी बता दी है हमने कि एक्सपेरिमेंट से पता चले उसकी वेलोसिटी इतनी होती है और वो कैथोड टू एनोड ट्रैवल करता है। ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अगर हम स्मॉल पिन व्हील, मतलब बहुत लाइट वेट का एक पिन से बना हुआ व्हील हम इसके पाथ के बीच में रख देते हैं, ठीक है, ऐसे रख देते हैं, तो क्या होता है, होता ये है कि कैथोड पार्टिकल जब उसके साथ स्ट्राइक करेगा तो व्हील रोटेट करने लगता है, व्हील रोटेट करने लगता है। अब बताओ इससे हमें क्या पता चला। तो देखो इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिली, मतलब ये रोटेट हुआ, वो किससे हुआ, फोर्स लगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का फोर्स उस पर लगा और उसके हिसाब से वो रोटेट करेगा। अब बताओ फोर्स कौन लगा सकता है, जिसके पास खुद मास हो, है कि नहीं। बिना मास का कोई भी सब्सटेंस फोर्स नहीं लगा सकता। तो वही होता है, इससे हमें ये पता चला कि अगर ये व्हील रोटेट होता है तो इसका मतलब व्हील पे कुछ फोर्स लगा, व्हील को मोमेंटम मिला, फोर्स लगा, और ये फोर्स किसने दिया, इलेक्ट्रॉन ने। तो इसका मतलब कि कैथोड रे जो कि इलेक्ट्रॉन है उससे मास भी है और वो वेलोसिटी भी में है, मतलब वेलोसिटी भी है, इसका मतलब वो मोमेंटम में भी है कि नहीं, उसका मोमेंटम भी है। तो हम लिखेंगे व्हेन स्मॉल pinwheel placed in path of cathode ray, then wheel rotate, which indicate, तो क्या इंडिकेट करता है कि कैथोड रे हैज़, या तो कैथोड पार्टिकल हैज़ मास एंड मोमेंटम, या तो हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रे पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर से बना हुआ है, विच इंडिकेट दैट कैथोड रे हैज़ पार्टिकल नेचर, और इसका मतलब उससे मास भी है और मोमेंटम भी है। पार्टिकल नेचर मीन्स दे हैव मास एंड मोमेंटम। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि ये पार्टिकल से बना है, उससे मास भी है और मोमेंटम भी है, वेलोसिटी भी है। चलो नेक्स्ट, अब हम देखो, अब एक्सपेरिमेंट आगे जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये देखेंगे कि ये कैथोड रे जो है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है,
कब? जब हम बाहर से ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे ट्रैवल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये लिखेंगे पहले तो, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड they travel स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया। अब क्या होता है अगर फील्ड अप्लाई करेंगे, क्या होता है अगर फील्ड अप्लाई करेंगे, वो समझना है। क्या होता होगा अगर जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे, तो देखो सपोज यहाँ पे मैं एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, देखो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है एक्सटर्नल, और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दी मैंने, समझो नेगेटिवली चार्ज, एक्सटर्नल फील्ड है, बराबर, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल लगा है। तब क्या होता है? तब होता ये है कि इसका पाथ डेविएट होगा, बराबर, इसका पाथ डेविएट होगा और वो नॉर्मली पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। ऐसा होता है इस तरह से, इस तरह से। इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि चार्ज पार्टिकल है, पहले तो ये पता चलेगा वो चार्ज पार्टिकल है क्योंकि उसका पाथ डेविएट क्यों हो रहा है। चार्ज फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ अगर डेविएट हो रहा है तो समझो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये तभी होता है वो चार्ज पार्टिकल है। तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज। तो देखो वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो पाथ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट विच इंडिकेट दैट कैथोड रे हैज पॉजिटिवली चार्ज। तो क्लियर हो गया कि फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड they behave like positively charged particle, और स्पेशली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, their path deflected toward पॉजिटिव प्लेट, है कि नहीं। तो वो क्या इंडिकेट करेगा, विच इंडिकेट दैट कैथोड पार्टिकल हैज पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, ओके, कैथोड रे विजिबल है कि नहीं है। तो उसकी प्रेजेंस हमें कैसे मिलेगी? उसकी प्रेजेंस हमें मिलेगी ये स्क्रीन से। ये तो सबको मालूम हो गया कि स्क्रीन से ही हमें पता चलेगा कि कुछ है, बराबर। चलो ये पॉइंट लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि कैथोड रे आर नॉट विजिबल बट देयर प्रेजेंस आर ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ दिस जिंक सल्फाइड स्क्रीन। नेक्स्ट पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब फैराडे ने क्या किया, पहले इसने जो प्लेट ली थी वो सपोज के आयरन की थी, Fa की थी। अब उसने प्लेट चेंज कर दी, प्लेट अब उसने एल्यूमिनियम की ले ली, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट फिर से किया और फिर उसने देखा कि ऐसे ही रे निकल रहे हैं। उसने देखा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब कि मेटल Fe हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी हो, मैटर कोई भी हो, ये कैथोड रे हर एक मैटर में से निकल रहा है। इसका मतलब कि कैथोड रे इज़ नॉट डिपेंडेबल ऑन नेचर ऑफ मेटल,
मेटल पे डिपेंडेबल नहीं है। फिर उसने क्या किया, अंदर जो थोड़ा बहुत गैस था वो भी चेंज करके देखा। पहले हाइड्रोजन रखा था, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन थोड़ा बहुत कम था। अब ये प्रेशर कम क्यों लिया, उसका रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा गैस होते तो ये कैथोड रे के उसके साथ स्ट्राइक करेंगे और उसका पाथ स्टेट नहीं रहता, तो वो दूर करने के लिए हमें प्रेशर कम लिया। अब आते हैं इस पे कि अगर गैस बदले तो क्या हुआ, तब क्या ये कैथोड पार्टिकल्स का नेचर बदल जाता है? तो नहीं। आप मेटल चेंज करो, आप गैस का नेचर चेंज करो, फिर भी ये रे मतलब ये पार्टिकल निकलते ही है और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो ये हमने लिखी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ये जो पार्टिकल है, जो इसे हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल मटेरियल के ऑल मटेरियल में होना चाहिए, ऑल एटम में होगा ही होगा, तब जाके ऐसा होता है। बात समझ में आई? तो लिखेंगे द नेचर ऑफ कैथोड पार्टिकल, फिर यहां पे हम उसको इंडिकेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही तो था। इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंडेबल डिपेंड्स ऑन material of इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किससे बना है उस पर डिपेंडेबल नहीं है। एंड नेचर ऑफ गैस इन ट्यूब। तो ये सब बात से हमें इतना पता चला कि दिस इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड पार्टिकल, ये फंडामेंटल पार्टिकल है ऑफ ऑल मैटर। सो फाइनली वी कंक्लूड दैट the electrons are fundamental particles of all एटम बोल सकती हो या तो ऑल मैटर बोल सकती हो। ऑल एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब सब में प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो आप कॉपी करो।